नमस्ते प्यारे अभ्यर्थियों, प्रथम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप रीट और सेकेंड ग्रेड की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। आपने अपने सेकेंड ग्रेड के सिलेबस को पूर्ण भी कर लिया है और साथ में सेकेंड ग्रेड और रीट के जीके के टॉपिक को साथ में लेकर के भी चल रहे हो। तो हम कुछ राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और सेकेंड ईयर और रीट में जो कॉमन टॉपिक हैं उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को टॉपिक के हिसाब से सोल्व करते हैं। इससे आपका पढ़ा हुआ रिवीजन भी होगा और आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा भी सकोगे। तो टॉपिक के हिसाब से अपने रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज दो टॉपिक पर अपन कुछ प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। अपना पहला टॉपिक है राजस्थान की सभ्यता और दूसरा टॉपिक है चौहान वंश। तो आपने राजस्थान की सभ्यता और चौहान वंश को अच्छी तरह से कवर कर रखा है। अपन दोनों टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ में रहना। पहले अपन राजस्थान के सभ्यता के कुछ टॉपिकों को, कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है, सभ्यता के कौन से स्थल से रंगाई छपाई के अवशेष मिले हैं या रंगाई छपाई के कुंड मिले हैं। सेकेंड ग्रेड में 4 सभ्यताएं अपन को पढ़नी होती है, जिसमें कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और बेराट है। और रीट में एक और जुड़ जाता है जिसमें बागोर सभ्यता है। तो सेकेंड ग्रेड में 4 सभ्यताओं को देखना है, रीट में अपन को 5 सभ्यताओं को देखना है। सभ्यता के कौन से स्थल से हमको रंगाई छपाई के व्यवसाय के साक्ष्य मिलते हैं। अपने पास 4 ऑप्शन है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है और कालीबंगा है। तो रंगाई छपाई के कुंड हमको मिले हैं आहड़ नामक स्थान से, और रंगाई छपाई के कुंड से हमको पता चलता है कि यहाँ पर रंगाई छपाई व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। कहां पर? आहड़ में। आहड़ से रिलेटेड आगे और भी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें आहड़ को अपन और ज्यादा इजी करेंगे। आपको पता ही है, आहड़ आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में है। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी 1953 में खोज की थी। आहड़ में बहुत सारे अवशेष मिले हैं। आगे क्वेश्चन में उसको अपन सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपने पास में अगला क्वेश्चन है, कौन से स्थल से मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज के साक्ष्य मिले हैं। यानी राजस्थान के अंदर सभ्यताओं में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से मस्तिष्क शोध, यानी किसी व्यक्ति को माइंड संबंधी, मस्तिष्क संबंधी कोई बीमारी हो गई थी और उसके इलाज के साक्ष्य हमको उस सभ्यता से मिले। क्या गणेश्वर से? नहीं। आहड़ से? नहीं। बालाथल से? नहीं। तो इन तीनों जगह से मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज के अवशेष नहीं मिले हैं। तो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। आपको कुछ याद आएगा, मेरे साथ में रहना। कालीबंगा में एक बच्चे की खोपड़ी मिली है और एक बच्चे की खोपड़ी के अंदर 6 छेद मिले हैं। कितने छेद मिले हैं? 6 छेद। कैसे पता चला वो बच्चे की खोपड़ी है? तो खोपड़ी का आकार छोटा है, इसलिए पता चला कि वो बच्चे की है। तो खोपड़ी के अंदर 6 छेद मिले और 6 छेद को देख करके पता लगता है ये बच्चा मस्तिष्क की किसी बीमारी से पीड़ित था और इसका शल्य चिकित्सा के द्वारा उस समय उपचार किया गया होगा। तो इस बच्चे की खोपड़ी से हम अनुमान लगाते कि कालीबंगा में मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण मिला है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बेराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। राजस्थान में एक लोहयुगीन स्थल है बेराट। बेराट सभ्यता में बहुत सारे अवशेष अपन को मिले हैं। कौन सी चीजें बेराट सभ्यता से संबंधित असत्य है वो हमको देखनी है। सभ्यता का जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें अपन कालीबंगा, बेराट, आहड़ और गणेश्वर सबकी सामूहिक बात करेंगे। अगर अभी सामूहिक बात कर लेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, तो रहना मेरे साथ में। संदर्भ है बेराट सभ्यता। कौन सी चीज यहां से नहीं मिली है? तो पहली बात करते हैं, यहां से गोल मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। तो बेराट सभ्यता से गोल मंदिर के साक्ष्य मिले हैं भाई। ये गोल मंदिर जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म के भी कौन से संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान संप्रदाय से। और ऐसा माना जाता है कि भारत में मंदिर बनना गुप्त काल में स्टार्ट हुआ है। गुप्त से पहले थोड़ा सा शुंग काल में स्टार्ट हुआ होगा। तो गुप्त काल में भारत में मंदिर प्रचुर मात्रा में बने थे। लेकिन गुप्त काल से पहले अगर बात करें तो बेराट सभ्यता में गोल मंदिर जो मिला है वो भारत में प्राचीनतम मंदिर का प्रमाण प्रस्तुत करता है। आपने सब अपने नोट्स के अंदर इन सबको अच्छी तरह से पढ़ रखा है। बस आप थोड़ा सा रिवाइज के माध्यम से देखो कि क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व कैसे करना है। अब आपके अंदर वो स्किल आ जानी चाहिए कि एग्जाम में पेपर सोल्व कैसे करना है। उस पर जल्दी ही अपन एक बहुत बढ़िया वीडियो और एक अच्छे विशेषज्ञों के द्वारा कंटेंट तैयार करके आप तक वो विषय वस्तु पहुंचाएंगे। फिर बात करते हैं
बेराट नामक स्थान आपको पता ही है, जयपुर के अंदर है, बाणगंगा नदी के किनारे है। यहां से हिंद यवन शासक मिनांडर के सिक्के मिले हैं। जब भारत में मौर्य काल खत्म हो गया था तो भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे, और विदेशी आक्रमण में एक विदेशी क्षेत्र का आक्रमण हुआ था, उसका नाम था यवन। और यवनों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत में सेट हो गए। तो यवन भारत में सेट हो गए तो आगे इनके आगे शब्द जुड़ गया हिंद, तो हिंद यवन। तो हिंद यवन एक वंश है, ये विदेशी वंश है, इसने भारत पर आक्रमण किया था, भारत के कुछ क्षेत्रों को जीत करके उस पर शासन चलाया था। तो भाई हिंद यवन शासक में एक फेमस शासक है मिनांडर, उस मिनांडर के सिक्के यहां से मिले हैं। तो भाई यहां से गोल मंदिर के भी साक्ष्य मिले हैं, जो एकदम सही है, और यहां से हिंद यवन शासक मिनांडर के भी साक्ष्य के सिक्कों के साक्ष्य मिले, यह भी सही है। अगला देखते हैं, यहां से पत्थर के बांध के अवशेष मिले हैं, नहीं, पत्थर से बने बांध के अवशेष हमको मिले हैं कहां से? गणेश्वर से। कहां से मिले हैं? गणेश्वर से। तो अपने लिए यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर के बांध हमको बेराट से न मिलकर के कहां से मिले हैं? गणेश्वर से। फिर आगे चलते हैं, यहां से शंखलिपि के साक्ष्य मिले हैं, सही बात है। यहां शंखलिपि के साक्ष्य की खोज कार्लाइल नामक व्यक्ति ने की थी। आपको पता है कार्लाइल एक बहुत बड़े इतिहासकार है, इन्होंने बेराट से अशोक के एक अभिलेख की भी खोज की थी। अशोक के बेराट से भाब्रू शिलालेख मिला है, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी, और अशोक का बेराट नामक स्थान पर एक अन्य अभिलेख मिला है जिसकी खोज कार्लाइल ने की थी। तो कार्लाइल नामक इतिहासकार ने जब बेराट में खुदाई का काम किया, खोज का काम किया, तो यहां से उसने शंखलिपि के प्रमाण प्राप्त किए। तो यहां से गोल मंदिर के साक्ष्य मिले, बेराट में सही है। हिंद यवन शासक मिनांडर के सिक्के मिले, यह भी सही है। यहां से शंखलिपि के साक्ष्य मिले, यह भी सही है। तो यहां पर पत्थर के बांध बेराट से न मिलकर के गणेश्वर से मिले। क्लियर है? आगे चलें, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम देखें, बागोर सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। आपके पास में 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में से एक असत्य कथन आप तभी निकाल पाओगे जब आपने संबंधित सभ्यता को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो पहला इसका ऑप्शन है कि इसकी खोज वी.एन. मिश्र ने की थी। वी.एन. मिश्र का पूरा नाम है वीरेंद्र नाथ मिश्र, यह सही है। बागोर सभ्यता की खोज वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बागोर नामक स्थान मध्य पाषाण काल से संबंधित है। कौन से काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। फिर आगे चलते हैं, यह कोठारी नदी के किनारे है, यह भी सही है। कोठारी नदी के किनारे वी.एन. मिश्र के द्वारा भीलवाड़ा जिले के अंदर बागोर नामक सभ्यता की खोज की गई। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यहां से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, यह सही नहीं है, क्योंकि राजस्थान में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। तो अपने लिए यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा स, कि प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य बागोर से न मिलकर के कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। अब कालीबंगा की दीवारों पर कुछ दरारें देखने को मिली है। इतिहासकार उस दीवार का जब अध्ययन कर रहे थे तो दरारों को देख करके अनुमान लगाया कि दरारें भूकंप की वजह से आई होगी, और इतनी प्राचीन दरारें विश्व की किसी भी सभ्यता के स्थल से नहीं मिली है। तो विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। आगे चलते हैं, यहां से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यह बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन है। भारत में सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हमको बागोर से मिले। तो बागोर के संदर्भ में तीनों पॉइंट सही है, और जो असत्य कथन है वो तीसरा है, भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से। तो बागोर की खोज वीरेंद्र नाथ मिश्र ने कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले के अंदर की, और यहां से विश्व में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले। अगला और भी कुछ बागोर के बारे में देखा जाए तो बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। तो मोटी मोटी चीजें अपने बागोर के बारे में अपन ने देख ली। अपन कुछ 5-7 क्वेश्चन सभ्यता के, 5-7 क्वेश्चन चौहान वंश के आपके सामने रख रहा हूं मैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखो, सोल्व करो, और अपनी तैयारी को थोड़ा सा परखो, ठीक है। जस्ट अभी थोड़े दिनों के बाद आप सेकेंड ग्रेड के एग्जाम से गुजरने वाले हो, उसके बाद आपके पास में रीट का एग्जाम है, बीच में सीईटी का एग्जाम है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न अपन देखें, निम्न में से कौन से स्थल से युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन पढ़ने में अपना माइंड पूरा सेट करके रखो। अब युग्म समाधियों से मतलब क्या है? युग्म समाधि मतलब ऐसा समाधि
जहां पर शव को दफनाया गया था तो 2 शव थे, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का जोड़े के साथ में दफनाया गया हो तो उसको कहते हैं युग्म। तो निम्न में से कौन से स्थान से युग्म समाधियों के अवशेष मिले हैं, मतलब ऐसी कब्रें मिली है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है। अब ऐसा अगर होगा तो ये सती प्रथा की जानकारी भी देगा, ये सती प्रथा की जानकारी भी देगा। अब देखते हैं, आहड़ से युग्म समाधियां मिली है? नहीं। आहड़ से शवादान के बारे में आपको रोचक जानकारी मिलती है कि आहड़ में मरने के बाद शव को जमीन में दफनाते थे और दफनाते समय उस व्यक्ति से रिलेटेड आभूषण जेवरात को भी अंदर दफना देते थे, लेकिन आहड़ से युग्म समाधियां मिली नहीं है। आहड़ में दफनाते तो थे लेकिन आभूषण के साथ। गणेश्वर से हमको युग्म समाधियां नहीं मिली हैं, बैराट से हमको युग्म समाधियां नहीं मिली हैं, तो तीनों तो अपने लिए हो गए गलत। अब बचा क्या अपने पास में? कालीबंगा। तो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। भारत पाकिस्तान दोनों को मिला दे तो सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 से अधिक नगर खोजे जा चुके हैं। उस 1500 नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता के थे, जो भारत पाकिस्तान में थे, उसमें कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की बात करें तो एक कालीबंगा राजस्थान और एक लोथल गुजरात, दोनों ही स्थान से हमको युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा और लोथल ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है, यहां से युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले। अपने लिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा। कंप्लीट है। तो कुछ क्वेश्चन अपन करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों में मैंने 10वीं की पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन को भी शामिल किया है, क्योंकि अभी जो रीट होने वाली है, सेकेंड रीड होने वाली है, उसमें 10वीं की किताब के क्वेश्चन को भी क्वेश्चन की पूरी प्रकृति हमको देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, सभ्यता के खोजकर्ता के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। अपने पास में देखें अपन तो इसके 4 ऑप्शन है, आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा और बैराट। तो आहड़ की खोज किसने की, गणेश्वर की खोज किसने की, कालीबंगा की खोज किसने की और बैराट की खोज किसने की? आप सबको पता है, पर देखते हैं। आहड़ की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने, और आहड़ के उत्खनन का काम किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। उत्खनन का काम किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने। आहड़ सभ्यता का सर्वाधिक उत्खनन करने का काम हसमुख धीरजलाल साखलिया ने किया था। अब 2 चीजों को देखना साथ में, आहड़ की खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्खनन किसने किया? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने। पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की टीम यहां पर उत्खनन करने के लिए आई SD साखलिया के नेतृत्व में। तो सर्वाधिक उत्खनन हसमुख धीरजलाल साखलिया द्वारा किया गया। अगला चलते हैं, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? तो गणेश्वर सभ्यता की खोज नीलरत्न बनर्जी ने नहीं की। गणेश्वर सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की, और रतन चंद्र अग्रवाल को अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं RC अग्रवाल। फिर गणेश्वर नामक स्थान पर रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज की है, तो खुदाई करने का काम भी रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में ही हुआ है, और इनके साथ में एक और विद्वान थे जिनका नाम था विजय कुमार। तो अपने लिए सही कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा गणेश्वर, क्योंकि गणेश्वर में यहां दे रखा है नीलरत्न बनर्जी, जबकि गणेश्वर में नीलरत्न बनर्जी न होकर के खोजकर्ता कौन है? RC अग्रवाल। उत्खननकर्ता भी कौन है? RC अग्रवाल। खोजकर्ता कौन? जो चिन्हित करते हैं। उत्खननकर्ता कौन? जिनके निर्देशन में सभ्यता की खुदाई होती है। अगला चलते हैं। फिर तो अपने पास में 2 ऑप्शन सही है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की, और कालीबंगा के उत्खनन करने का काम BV लाल और BK थापर ने किया। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर दोनों ने उत्खनन करने का काम किया। बैराट की खोज किसने की? तो 1936 में बैराट की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है दयाराम सानी, और बैराट का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? तो बैराट का उत्खनन नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के नेतृत्व में हुआ। कैलाशनाथ दीक्षित के नेतृत्व में हुआ। वापस आ जाओ, एक स्लाइड अपने पास में क्वेश्चन के माध्यम से जिसमें सब कुछ आ गया। 4 सभ्यताएं, तो सभ्यता के खोजकर्ता भी आ गए और सभ्यता के उत्खननकर्ता भी आ गए। तो देखेंगे अपन, आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की, इसका उत्खनन करने का काम रतन चंद्र अग्रवाल और साथ में SD साखलिया। गणेश्वर सभ्यता की खोज RC अग्रवाल ने की, इसके उत्खनन करने का काम RC अग्रवाल ने किया। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की, इसके उत्खनन करने का काम BV लाल और बालकृष्ण थापर ने किया।
बेराट की खोज दयाराम साहनी ने की और इसके उत्खनन करने का काम नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया। तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही साथ में आगे आपके पूरे के पूरे खोज करता और एक ही साथ में आगे आपके पूरे के पूरे उत्खनन करता। कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन, सभ्यता से रिलेटेड अपने लगभग सभी क्वेश्चन जो मेन थे वो अपन ने देख लिए। 4 सभ्यताएं थी अपने पास में, आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा और बालाथल। तो सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गए, तो सभ्यता से रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें मैं आप तक पहुंचा देता हूं। ध्यान से देखना। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे 1953 में इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। इसका उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने, सर्वाधिक उत्खनन किया था एसडी साखलिया ने। इसको ताम्रवती नगरी कहते हैं, पता है आपको। अगाटपुर कहते हैं, पता है आपको। यहां से खुदाई में क्या क्या मिला, तो खुदाई में एक साथ 6 चूल्हे मिले, मिट्टी से बना वृषभ मिला जिसको बनासियन बुल नाम दिया गया, रंगाई छपाई के कुंड मिले हैं, मृतकों को आभूषणों के साथ में यहाँ पर दफनाते थे, यहाँ पर अनाज रखने के बड़े बड़े भंडार मिले जिसको गोरे या कोठे कहा गया, यहाँ के लोग जल संरक्षण विधि से परिचित थे। ये बड़ी बड़ी बातें हमने क्लासरूम के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझी है और आपको बहुत अच्छी तरह से कंटेंट समझा करके आपको पहुंचाया है। गणेश्वर की खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। उत्खनन भी रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। कांतली नदी के किनारे सिकरमी स्थान है, यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे मिले, पत्थर के बांध के अवशेष मिले, यहाँ से जो तांबा निकलता था वो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में निर्यात किया जाता था, हमने पढ़ा है। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की है। इसका उत्खनन करने का काम बीवी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा है। यहाँ जूते हुए खेत, भूकंप के साक्ष्य, एक साथ 2 फसल, यहाँ पर ऊंट की प्राचीनतम हड्डियां मिली हैं। यहाँ एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, प्राक हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं, युग्म समाधियां मिली हैं, मातृ देवी की आकृति वाले सिक्के मिले हैं, व्याघ्र की आकृति वाले सिक्के मिले हैं। ये सब बातें अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझी हैं और भर भर करके कॉपियों में लिखी है। बालाथल सभ्यता अभी अपन ने पता है, बालाथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर में है, वल्लभनगर उदयपुर में है और ये ताम्रयुगीन सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है। बालाथल सभ्यता रेट और सेकंड ग्रेड में अपने सिलेबस में नहीं है। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपन चौहान वंश से रिलेटेड लेते हैं और चौहान वंश का अपने पास में क्वेश्चन है, देवबोध और धर्मघोष नामक विद्वान किस राजा के दरबार में थे? और ये लाइन अपन ने 10वीं की किताब में से उठाई है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक देवबोध और एक धर्मघोष दोनों विद्वान चौहान वंश के एक राजा थे, अर्णोराज, उनके दरबार में थे। चौहान वंश के राजा कौन? अर्णोराज के दरबार में। अजय राज के दरबार में, विग्रहराज के दरबार में और सोमेश्वर के दरबार में विग्रहराज चतुर्थ यहां आ जाएगा। तो अजय राज, विग्रहराज और सोमेश्वर, इनसे रिलेटेड देवबोध और धर्मघोष का संबंध नहीं है। देवबोध और धर्मघोष का संबंध किससे है? तो अर्णोराज से। अर्णोराज के बारे में आप जानते ही हो, 1137 में अनासागर झील का निर्माण करवाया, 1133 में तुर्कों को पराजित किया, अनासागर झील का निर्माण करवा करके पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और अर्णोराज के बारे में बात करें तो उसकी हत्या उसके बेटे जगदेव ने कर दी थी, तो जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो चौहान वंश से रिलेटेड है। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जब भी आप पेपर सॉल्व करो तो जहां से क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप कवि बांधव को अंडरलाइन करो, मतलब पूरे क्वेश्चन में अपन को कवि बांधव से रिलेटेड ऑप्शन को ढूंढना है। अब विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? कवि बांधव तो अपन को पता है कि विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है क्योंकि कवियों को, विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण देता था, आश्रय देता था। विद्वान था इसलिए विद्वानों को शरण देता, आश्रय देता है। तो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि सोमदेव ने नहीं दी है, जबकि आपको पता है सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार का दरबारी कवि था। नरपति नाल भी उसी के दरबार का दरबारी कवि था, पर उसने भी उपाधि नहीं दी है। कौन सी? कवि बांधव की। चंद्रबरदाई तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था, और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक और था जयानक, जिसने किताब लिखी थी जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। और इस जयानक ने अपनी किताब पृथ्वीराज विजय में विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिकता से उसको देखना। फिर इस सोमदेव और नरपति नाल और चंद्रप्रदय के बारे में अगर आगे के कोई क्वेश्चन नहीं है तो इनके बाद में अपन रिवर्स में वापस आकर के इनकी किताबों के बारे में अभी देखेंगे। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में, पृथ्वीराज चौहान और समकालीन शासक के संबंध में असंगत कथन को पहचानिए। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा और इनके आसपास समकालीन शासक कौन कौन थे, उसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है उसको चेक करना है, उसको निकालना है। देखें, आओ मेरे साथ में। तो गुजरात का भीमदेव सेकेंड, सही बात है। पृथ्वीराज जब अजमेर के राजा थे तब गुजरात में चालुक्य वंश चल रहा था और गुजरात में चालुक्य वंश के राजा थे भीमदेव सेकेंड। आपको पता ही है, पृथ्वीराज और भीमदेव के बीच 1184 में नागौर में किसी युद्ध का उल्लेख मिलता है जो माउंट आबू की परमार राजकुमारी इच्छनी कुमारी को लेकर था। इससे यह पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान जब अजमेर में चौहान वंश को संभालते थे तब उनका पड़ोसी गुजरात चालुक्य वंश दोनों के रिश्ते मधुर नहीं थे, अच्छे नहीं थे। तो पृथ्वीराज चौहान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तराइन के दूसरे युद्ध में। आगे चलते हैं। एमपी के अंदर एक क्षेत्र है चंदेल और एमपी के अंदर जो क्षेत्र है चंदेल और चंदेल वंश का राजा गोविंदराज था। नहीं, गोविंदराज का जिक्र पृथ्वीराज के साथ में 2 बार आता है। पृथ्वीराज चौहान के बेटे का नाम गोविंदराज चौहान था जिसने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी और पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति भी गोविंदराज तोमर था। जब पृथ्वीराज अजमेर में थे तब दिल्ली को संभालने वाला गोविंदराज तोमर था। तो चंदेल में गोविंदराज न होकर के चंदेल में परमालदीन था। और यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता के फर्स्ट पेपर में आया था कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदेल वंश का राजा कौन था। इस परमालदीन को परम दर्दी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। कन्नौज में गहड़वाल वंश चलता है, राजा है जयचंद। दिल्ली के अंदर तंवर वंश चलता है, राजा है अनंगपाल तोमर। तो अपने पास अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंदेल वंश का राजा पृथ्वीराज चौहान के समकालीन परमालदीन था। गोविंदराज तो उसका बेटा भी था और गोविंदराज उसका सेनापति भी था। समझ में आ गया? तो चंदेल का राजा कौन हो गया? परमालदीन। आंसर अपने पास में आ चुका है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस चौहान वंश के राजा ने अपनी पत्नी सोमलवती के नाम से, किस चौहान वंश के राजा ने अपनी पत्नी सोमलवती के नाम से चांदी के सिक्के चलाए? मेरे साथ में रहना। अर्णोराज ने? नहीं। विग्रहराज ने? नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने? नहीं। बचा कौन? अजयराज। तो अजयराज ने अपनी रानी सोमलवती या सोमवती के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। अजयराज ने अपने सिक्कों पर श्रीमद वराह शब्द भी लिखवाया था। श्रीमद वराह शब्द भी लिखवाया था। इस अजयराज के बारे में और बात करें तो अजयराज ने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की थी और 1113 में अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में, चौहान वंश का संस्थापक के संबंध में, चौहान वंश के संस्थापक के संबंध में असंगत को पहचानिए। आपको पता ही है कि राजस्थान में चौहान वंश की स्थापना सांबर में हुई है और सांबर में चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। सांबर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। यानी चौहानों की नींव राजस्थान में अगर कहीं से रखी गई है तो सांबर से। चौहानों का आदि पुरुष है, या सभी चौहानों के शाखाओं में जो सबसे पहले चौहान स्टार्ट हुए वो सांबर में। चौहानों का आदि पुरुष हो गया वासुदेव। सांबर से चौहानों की अलग अलग जगह शाखा गई है। सांबर से चौहानों की शाखा नाडोल गई है, सांबर से चौहानों की शाखा अजमेर गई है, नाडोल से चौहानों की शाखाएं जालोर गई है, जालोर से चौहानों की शाखाएं सिरोही गई है, नाडोल से चौहानों की एक शाखा बूंदी चली गई है, अजमेर से चौहानों की एक शाखा रणथंभौर चली गई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो राजस्थान में चौहान स्टार्ट तो होते हैं सांबर से, राजस्थान में चौहान स्टार्ट तो होते हैं सांबर से पर फैल जाते हैं, इनकी ब्रांचें खूब खुल जाती हैं। तो एक शाखा नाडोल, तो नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक था लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान, इस स्लाइड को देखना, अभी आप आंसर निकाल लोगे। फिर आगे चलते हैं। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर में चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल सोनगरा पीछे लगाता है, जालोर में चौहानों को सोनगरा कहते हैं। सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक था लुम्बा। फिर चलें
बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक था देवी सिंह। देवी सिंह पीछे लगाता है हड़ा, तो बूंदी में चौहानों को कहा जाता है हड़ा। और हड़ा रानियों का इतिहास आपको खूब पता है, हाड़ी रानी सालको और हाड़ी रानी कर्मावती। अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक था अजय राज, और रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था गोविंद राज। राजस्थान में जितनी भी चौहान की ब्रांच थी उसके सबके संस्थापक एक साथ आ गए। अब इसको देखो ध्यान से, तो सांबर में चौहान वंश का संस्थापक अपने पास में कौन आया? वासुदेव। नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक कौन आया? लक्ष्मण चौहान। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल। सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक लुम्बा। बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक देवी सिंह। अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक अजय राज, और रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज। अब क्वेश्चन की तरफ चलो। तो जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल सही है। अगला देखो, नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण चौहान सही है। बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज नहीं, बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? देवी सिंह। तो अपने यहां पर बूंदी में गोविंद राज न होकर के बूंदी में कौन होगा? देवी सिंह। यहां पर देवी सिंह चौहान, पीछे क्या लगाएगा? हाड़ा। और सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो लुम्बा। राजस्थान में चौहानों की सभी ब्रांच एक साथ अपन ने कंप्लीट कर ली। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से मूल्यांकन हो रहा है अपना। हमने अपन अभी 2 ही टॉपिक लिए हैं, राजस्थान की सभ्यता और राजस्थान में चौहान वंश। फिर अपन आगे और टॉपिकों को लेकर के राजस्थान के इतिहास के सभी क्वेश्चनों को एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने पास में चौहानों की सभी स्लाइडें खत्म हो गई। फिर मैंने आपको कहा था कि इस स्लाइड को अपन वापस लेंगे। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि जयानक ने दी थी। जयानक ने किताब लिखी थी पृथ्वीराज विजय। चंद्रबरदाई ने किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। नरपति नाले ने किताब लिखी थी बिसल देव रासो। बिसल देव रासो किताब के बारे में आपको पता ही है। इसमें नायक बिसल देव है, विग्रहराज का ही दूसरा नाम बिसल देव है, और इसमें नायिका उड़ीसा की मालवा की राजकुमारी राजमती है। तो राजमती और बिसल देव दोनों की स्टोरी नरपति नाले ने किस नाम से लिखी है? बिसल देव रासो। सोमदेव ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज। तो कुछ अपन ने 12-15 क्वेश्चन देखे हैं, और 12-15 क्वेश्चन में सभ्यता को और चौहानों को समेटने की कोशिश की है। बहुत कम समय में इतने क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह से कर लिया है। आगे के क्वेश्चन को हम फिर लेकर के आएंगे। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से जारी रखिए, आत्मविश्वास के साथ में तैयारी को आगे बढ़ाइए, और पूरे आत्मविश्वास के साथ में परीक्षा हॉल में अपने पेपर को दीजिए। आप जरूर सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ में। धन्यवाद।